मुझसे भी तो कभी झूठ बोलो, मुझसे भी तो कभी झूठ बोलो, मैं तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाना चाहता हूँ। नमस्कार, गेम समझिए में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और गेम समझिए एक तरह से मान लीजिए कि हमारे और आपके बीच का वो कड़ी हो गया है कि रोज़ सुबह हम आप एक ऐसी चर्चा करते हैं जो आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में और इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। ये स्वस्थ चर्चा और तथ्यों के आधार पर हमारे आपके बीच का संवाद कहीं ना कहीं अब एक मुकाम की तरफ पहुंच रहा है। कई लोगों ने इस विषय पर हमसे बातचीत किया है, कई पॉलिटिशियन, कई पत्रकार और कई शुभचिंतकों ने इन तथ्यों के आधार पर जो हम गेम समझिए लेकर के आए हैं इस कड़ी को बहुत पसंद किया है। इसके लिए तो उन सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद, बधाई। आज हम गेम समझिए में एक ऐसे विषय पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे जो आने वाले 2024 के चुनाव को 2014, 2019 और उससे पहले के जो इतिहास रहे हैं उस पर नज़र भिड़ाएगा। 1999 से जो देश की राजनीति में एक अलग तरह का बदलाव हुआ, वहाँ से शुरुआत हम करें तो 2024 के चुनाव तक ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को एक बार फिर से रिवाइवल के दौर में आना चाहिए, लेकिन उसमें कई ऐसे हर्डल हैं जिसे पार करना पड़ेगा। स्टीपल चेस आपने देखा होगा, जब मैराथन होता है तो उस मैराथन के एक पार्ट में स्टीपल चेस भी होता है जिसमें धावक को दौड़ना पड़ता है, तो कभी हर्डल पार करना पड़ता है तो कभी पानी के टब से गुजरना पड़ता है। उसी तरह से ये दरिया पार करने जैसा है, लेकिन साथ साथ बांध भी है। तो कैसे पार करेगी कांग्रेस और कैसे इंडिया वर्सेस एनडीए का जो सपना देखा जा रहा है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को मात देने की एक नई जो शैली अपनाई गई है जिसमें राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद पर ये महागठबंधन जो बना है 26 दलों का, अभी कई दल उसमें शामिल भी होंगे जैसा कि कहा जा रहा है, ये दोनों आपस के इस टकराव को राष्ट्रवाद की जो बिसात है उस पर कैसे रखेंगे और कैसे इन सारी चीज़ों को एक तरफ ला करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करेंगे आंकड़ों के आधार पर कि वो 272 तक नहीं पहुँचे और सरकार नहीं बने। तो इन तथ्यों पर यदि आप गौर कीजिएगा तो इस गौर करने पर आपको सबसे पहले मिलेगा कि इस गठबंधन के सबसे की पिन जो है वो है नीतीश कुमार। भारतीय जनता पार्टी को किसी से डर नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार से डर है, क्योंकि नीतीश कुमार की रणनीति का कायल है भारतीय जनता पार्टी भी और बहुत कुछ सीखा है नीतीश कुमार से इन 3 दशक में। नीतीश कुमार ने जब जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे पूरा किया है, चाहे उसके लिए उनको जिस तरह की रणनीति और जिस तरह का चक्रव्यूह रचना पड़े। और अगर इस इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार कहीं छिटक गए, बिदक गए, तो आप ये मान के चलिए कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं होगी, बल्कि, और ये मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ, जो तथ्य हैं उसी के आधार पर मैं कह रहा हूँ, मेरी आदत नहीं है कि मैं अपने बातों से पलट जाऊँ। मैं यूं ही अंट संट बोल करके व्यू उठा लूँ। लोग जानते हैं, आप सभी मेरे बारे में जानते हैं कि मैं उन्हीं तथ्यों पे बात करता हूँ जिन तथ्यों को लेकर के कभी भी कसौटी पे कसा जाए तो वो फिट बैठेगा। यानी कि नीतीश कुमार को यदि इस इंडिया गठबंधन से छोड़ दिया गया या नीतीश कुमार इससे बिदक गए, छिटक गए, तो आप ये मान के चलिए कि कोई भी उस जगह पर नहीं पहुंचेगा जहां नीतीश कुमार उस लक्ष्य को देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को 2024 में सत्ता में नहीं पहुंचने दूंगा। डर भारतीय जनता पार्टी को इन्हीं से है, न तो तेजस्वी यादव, न ही ममता बनर्जी, न राहुल गांधी और न ही अखिलेश। मैं इन्हीं चारों की बात कर रहा हूं क्योंकि आने वाली राजनीति में इनका एक विशेष स्थान और महत्व है। ये चारों जो हैं अपने अपने स्तर से, हालांकि बात मैं अरविंद केजरीवाल का भी कर सकता था, मैं बात उद्धव ठाकरे का भी कर सकता था, इसके अलावा भी लंबी फहरिस्त है, लेकिन उनके बात करने का महत्व नहीं होता है क्योंकि इस रेस में वो नहीं है।
अरविंद केजरीवाल बहुत हद तक इस रेस का हिस्सा हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल पर भरोसा और विश्वास न तो कांग्रेस को है और न किसी अन्य दल को है। उनकी 2 राज्यों में सरकार जरूर है, लेकिन उनकी क्षमता शून्य के बराबर है। तेजस्वी यादव को इसलिए कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के पास MOI का बड़ा समीकरण है, और यह समीकरण यदि नीतीश कुमार के साथ जुड़ जाता है तो आप मान के चलिए कि ये खेमा मजबूत होगा, और भारतीय जनता पार्टी को डर इसी बात का है। लेकिन अगर 2014 की तरह नीतीश कुमार छिटक गए तो क्या होगा? तो 2014 में जो आंकड़े हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीटें जीती थी और दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे। 2019 में जब नीतीश कुमार इंडिया नहीं बल्कि NDA का हिस्सा थे, राष्ट्रवाद वाली गोली के साथ वो अपना प्रयोग कर रहे थे, तब NDA को और खास करके अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली थी। अगर पूरे आंकड़े की बात करें तो अभी जो वर्तमान संसद में स्थिति है वो बताना बहुत ज़रूरी है कि 332 सीटों पे NDA है और इंडिया के पास 41 सीटें हैं। इसका सीधा मतलब होता है कि अभी ये रास्ता सफ़र बहुत दूर का है। इस सफ़र को पाटने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, और इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो नीतीश कुमार ने जो 3 प्रस्ताव रखे थे कि एक नाम होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेटर होना चाहिए, और उस कोऑर्डिनेटर के साथ ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि हम अधिकांश सीटों पे चुनाव लड़ें तो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हमारे गठबंधन का सिर्फ एक कैंडिडेट, और इसका प्रयोग लोकसभा से पहले किया जाए। आप इस बात को समझ रहे हो कि बहुत बारीकी से नीतीश कुमार ने सारी चीज़ों को रखा था। उसका प्रयोग लोकसभा से पहले करने का मतलब था कि जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहाँ कोई पार्टी नहीं, कांग्रेस नहीं, क्षेत्रीय दल नहीं, बल्कि इंडिया चुनाव लड़े, और जब इंडिया चुनाव लड़े तो ये फैसला हो जाए कि इसमें कितना दम है, क्या भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्रीय स्तर पर हराया जा सकता है। तो अगर राज्यों के चुनाव में हराया जा सकता है तो निश्चित रूप से उन्हें केंद्र में भी हराया जा सकता है। ये बातें स्थापित हो जाएंगी। हाल फिलहाल में कर्नाटक जैसे राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी के पास 22 सीटें हैं लोकसभा की, और वहां वो चुनाव हार जाती है। विधानसभा के चुनाव में जिस 39 सीटों पे NDA का शासन रहता है, 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, 16 सीटें नीतीश कुमार के पास और 6 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी के पास। उसके बावजूद भी जब विधानसभा का चुनाव होता है तो किसी तरह से आप सत्ता में पहुंच पाते हैं, और इतना कमजोर होती है भारतीय जनता पार्टी कि नीतीश कुमार फिर से सत्ता परिवर्तन कर देते हैं। इसलिए नीतीश कुमार बहुत जरूरी है। ये नीतीश कुमार की विशेषता है कि वो सत्ता को कैसे अपने तरफ रखा जाए, इसका वो जोड़ घटाव गुना भाग जानते हैं। इसलिए नीतीश कुमार का महत्व बहुत ज़्यादा था। अब रहा सवाल कि इसमें कई लोगों की महत्वाकांक्षाएं अति महत्वाकांक्षा की तरफ बढ़ गई है, जिसमें शरद पवार भी हैं। इनको तो बड़ा झटका लगा है। इनके खुद के भतीजे ने इनसे विद्रोह करके और NDA में जा करके, इंडिया में ये हैं और NDA में भतीजा है, यानी दोनों तरफ इनका पलड़ा झुका हुआ है। वही भतीजा जो इनको खुद मनाने आए थे कि आप उधर चलिए, लेकिन शरद पवार ने उधर जाने का रास्ता नहीं बनाया कि अभी बहुत वक्त है, 2024 में क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है। अगर कहीं पासा पलट गया, इंडिया गठबंधन कहीं जीत गया तो एक स्थान तो सुरक्षित है, और यहाँ तक कि वो प्रधानमंत्री का ख्वाब भी देख रहे हैं, उम्र के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से। और बदली हुई परिस्थिति में जब किसी पर कोई भरोसा नहीं करेगा तो शरद पवार वहाँ खड़ा होकर के अपने, वही जो कंगन फेंकने वाली बात है ना, कंगन फेंक करके चारा का इंतजाम करेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इसके अलावे आप ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षा और अति महत्वाकांक्षा के बीच का फर्क जानते हैं। ममता बनर्जी ने भी प्रयास किया था, असफल रही। यहाँ भी नीतीश कुमार को आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार सफल रहे। वहीं अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की,
तो अरविंद केजरीवाल का जो तुनक मिजाजी है, जो उनके राजनीति की शैली है, उस शैली को ये देश पसंद नहीं करता है। भले ही वो दिल्ली में और पंजाब में अपनी सरकार बनाने में सफल हो गए हों, लेकिन उसके कारण दूसरे हो सकते हैं। उसके कारण लोगों का आक्रोश हो सकता है, उसके कारण प्रशांत किशोर भी फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनका भी महत्वाकांक्षा है, जो कि बिना नीतीश कुमार के पूरा नहीं होता है। तो नीतीश कुमार का यहाँ भी रहना जरूरी है, और अगर नीतीश कुमार हैं तो अरविंद केजरीवाल के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई राहुल गांधी वर्सेस नीतीश कुमार की है, और ये लड़ाई अब खुल करके सामने आ गई है। क्योंकि कल ही आपने देखा कि हमारे रिपोर्टर मुकेश ने जब महिलाओं से पूछा जो विरोध कर रही थी मणिपुर के हुए घटना पर, तो उन्होंने साफ कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध 2024 में राहुल गांधी को देखना चाहती हैं। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार के बिहार में कांग्रेस अभी भी इस बात के लिए अड़ी हुई है, और इसको कड़ियों से अब जोड़ करके भी देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार के कद को छोटा करने के लिए पोस्टर भी लगे। हालांकि पोस्टर लगाने वाले पकड़े गए हैं, अब कितना उसमें सच्चाई है, कितना हकीकत है, ये तो वही जाने। क्या उसमें निकल करके आता है, ये भी जानना जरूरी है। लेकिन इन सारी चीज़ों को लेकर के जोड़ घटाव करने के बाद लगता है कि एक बार फिर से कांग्रेस ने इस कर्नाटक वाले जो रिजल्ट आए और उसमें उसकी सरकार बनी, उससे काफ़ी उत्साहित है, और इसे राहुल गांधी के यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। यहाँ कांग्रेस काफ़ी मजबूती के साथ अब ये सोचने लगी है कि देश स्तर पर भी उसके अच्छे दिन आने वाले हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध यदि राहुल गांधी होते हैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, तो मामला उलट सकता है। अब पिछले हम कुछ चुनावों की अगर चर्चा कर लें कि इसके उत्साह का क्या कारण है, डाउनफॉल कैसे कांग्रेस का हुआ है, तो एक इसका मतलब है कि जब अंतिम तलहटी में कोई चला जाता है तो उसके बाद उसके पास एक ही रास्ता होता है कि पानी से अचानक से ऊपर आ जाता है। क्या ऐसी परिस्थितियां पैदा होगी? इसके लिए आपको आंकड़ों को देखना पड़ेगा। तो पिछले 5 चुनाव के आंकड़े देखें तो 1999 में 453 सीट पर लड़ करके चुनाव, जो कहा जा रहा है कि 350 से 370 सीटें तक चुनाव में जो अलग अलग ये जोड़ करके होगा, हिसाब किताब जोड़ करके होगा, जिसमें से 350 से 370 यानी 400 के आसपास सीटें जो हैं, 350 से 400 के आसपास सीटें ऐसी होंगी जिसमें एक पर एक होगा। कई राज्यों में तो कोई दूर दूर तक नाता ही नहीं है। अब जैसे आप मान के चलिए पश्चिम बंगाल में, जहां आप है ही नहीं, कांग्रेस है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति ममता बनर्जी वहाँ डोमिनेट करेंगी। इसके अलावा और भी कई राज्य हैं जहाँ कांग्रेस का कोई सांसद नहीं है। यहाँ तक कि आप आंकड़ों को अगर देखें तो आंकड़ों में देखिएगा तो आपको सीधे नजर आएगा कि जिन 2019 में जिन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस हुआ है, वैसी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने लीड किया है, वो हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि 1999 में 453 सीटों पे चुनाव लड़ी और 114 जीत करके आई कांग्रेस। तो वहीं 2004 में 417 सीटों पे लड़ी, 145 जीत करके आई। ये वो समय है जब कांग्रेस सत्ता में आई अपने अलायंस पार्टनर यूपीए के तहत। 2009 में 440 सीटों पे लड़ी और 206 सीटों पे जीत करके कांग्रेस आई, और यहाँ से 2014 तक उसने देश पर रूल किया। यहाँ भी यूपीए गवर्नमेंट यूपीए 2 थी, और यहीं से वो शुरू होता है भारतीय जनता पार्टी के उदय का कार्यक्रम। 2014 के चुनाव में 464 सीटों पे लड़ने वाली कांग्रेस मात्र 44 सीटों पे आकर के रुक गई, और ये बहुत बड़ा अंतर था। यहां से कांग्रेस उठ नहीं पा रही है। अगर आप कहेंगे कि 44 सीटों पर 2019 में 53 सीटें जीत करके आई, कुछ तो बढ़ोतरी, 9 सीट का बढ़ोतरी हुआ। लेकिन ये 9 सीट की बढ़ोतरी मत मान के चलिए, ये मान के चलिए कि जब 2019 में भी 421 सीटों पे लड़ करके 52 सीटों पे आके खड़ा हो जाती है, तो इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत पीछे चली गई है। बात इसके आगे की है। हमने आपसे बताया था कि जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो द्वंद्व हुआ था, जो युद्ध हुआ था, जहां आमने सामने लड़े थे, उसमें गुजरात था। गुजरात में
बीजेपी ने 26 सीटें जीती, तो वहीं राजस्थान में जहां सरकार है कांग्रेस की, वहां 23 सीटें जीती, मध्य प्रदेश में 25 सीटें, कर्नाटक में 22 सीटें, जहां अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने सरकार बनाया, इससे पहले वहां बीजेपी की सरकार थी। हरियाणा में 9 सीटें, उत्तराखंड में 5 सीटें, छत्तीसगढ़ में 6 और हिमाचल में 4 सीटें जीत करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया कांग्रेस, उसकी रणनीतियां और इतने लंबे शासन को भी। अब कांग्रेस के लिए एक बार फिर से रिवाइवल का समय है, और इस रिवाइवल के समय में कांग्रेस इस बात का इंतजार कर रही है कि वो इस गठबंधन के तहत एक बार फिर से उदय हो सकता है क्या। इसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आंकड़ों के में हैं। इन आंकड़ों में साफ नज़र आ रहा है कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें देश में जो 2 घटक दल हैं, जो गठबंधन जो बने हैं 2, उन गठबंधनों में अंतर क्या है। तो हमने आपको अंतर बताया कि जहां भारतीय जनता पार्टी जिस गठबंधन को लीड कर रही है वहां 332 सीटें हैं, तो दूसरी तरफ 141 सीटों पर गठबंधन जो है इंडिया है। इसके साथ साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और वो बताना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन आंकड़ों के आधार पर ही सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा है। इस पूरे मामले में जो हमारे पास आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में जो लोकसभा की सीटें भी वर्तमान में हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन है, उसमें 332 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के पास 301, ये वो है जो अभी वर्तमान में है। ये एनडीए गठबंधन है जिसमें 18 तारीख को मीटिंग हुई थी, तो बीजेपी के पास 301, शिवसेना शिंदे गुट के पास 13, आरएलजेपी जो है पशुपति कुमार पारस के उनके पास 5, एलजेपी रामविलास के पास 1, एनसीपी अजीत पवार वाली पार्टी के पास 2, अपना दल एमएस के पास 2, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के पास 1, एआईएडीएमके के पास 1, एनपीपी के पास 1, एमएनएफ के पास 1, एनपीएफ के पास 1, आजसू के पास 1, एनडीपी के पास 1, आईएमके के पास 1। यानी कि ये आंकड़े आपने देख लिए। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के पास जो 141 सीटें हैं, उसमें कांग्रेस के पास अभी वर्तमान में जो 52 सीटें थी उसमें से 3 घटी हैं, यानी 49 सीटें उसके पास हैं, 50 में एक कम। और डीएमके के पास 24, टीएमसी के पास 23, जेडीयू के पास 16, शिवसेना जो उद्धव गुट है उनके पास 6, समाजवादी पार्टी के पास 3, आम आदमी पार्टी के पास 1, एनसीपी शरद पवार के पास 3, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पास 3, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 1, सीपीएम के पास 3, सीपीआई के पास 2, केरल कांग्रेस के पास 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 3, आरएसपी के पास 1, एमडीएमके के पास 1 और वीसीके के पास 1 सीटें हैं। इसका सीधा मतलब नजर आ रहा है कि ये कॉन्टेस्ट, ये लड़ाई बड़ी है। अब इस लड़ाई को जीतने के लिए सबसे जरूरी है कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार खुश रहें और नीतीश कुमार की रणनीतियों पर मंथन किया जाए। नीतीश कुमार ने जो फार्मूले दिए हैं वो फार्मूले निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का कारण है। इन सारी बातों को लेकर के 2017 से लेकर के अब तक जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ के आंकड़े आपने देखे, वहाँ पूरी तरह से फ्लैट हो गई है समाजवादी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी की विरोधी मानी जाती है, और कांग्रेस का तो वहाँ कोई स्थान नहीं रह गया है। इसका सीधा मतलब है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ और भी दल मिल करके यदि एक होकर के चुनाव लड़ें तो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दिया जा सकता है, जिसमें कहीं ना कहीं हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इसमें नीतीश कुमार की नीतियाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार का लौकुश समीकरण जोरन का काम करेगा, और जब तक जोरन नहीं पड़ेगा तब तक दही नहीं जमेगी। वहीं आपको बात करें तो बिहार की 40 सीटें हैं, और 40 सीटों में से कांग्रेस पिछली बार 9 पर चुनाव लड़ी थी, 1 जीती थी। इस बार 2019 में उसे 9 नहीं 12 सीटें चाहिए, और झमेला यहीं से शुरू होता है, क्योंकि 16 सीटें जीत करके ऑलरेडी नंबर 1 पे खड़ी है जदयू। नीतीश कुमार लीड भी कर रहे हैं सरकार को, महागठबंधन सरकार को। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के 16 में से 16 तो चाहिए। तो जो बाकी के सीट बचते हैं 24, उन पर सबको करना है, तो 24 में से 12 तो यही ले लेंगे। तब क्या होगा? क्या 12 से भी कम सीटों पर, क्योंकि उसके बाद
CPI है, CPM है, CPI-ML है, 3 गो खड़े हैं और तीनों के पास आंकड़ा अधिक है। तो इन तीनों को अगर एक एक सीट दे देते हैं तो क्या 9 सीट जो 2019 में राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस को दिया था, वो कांग्रेस 9 सीट दे करके इनको मनाएगी? आंकड़ा यहीं से शुरू होता है। अब यहाँ से आगे अगर बढ़ते हैं तो दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल इन 7 सीटों में से 1 सीट उनके पास बरकरार है। यहाँ भी बीजेपी के पास है। जो वोटिंग प्रतिशत था वो ज़बरदस्त था। यहाँ अगर गठबंधन बनता है तो कांग्रेस बड़ी दल है वोट के आंकड़े के हिसाब से। जहाँ एक तरफ 2019 में 57% वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को, जिसमें 7 में से सभी सीटें बीजेपी ने जीत लिया था, तो वहीं कांग्रेस को भले ही 101 सीट नहीं जीते लेकिन 22% वोट मिला था। यानी दिल्ली में लोगों को कांग्रेस पर भरोसा था। वहीं 18% वोट जो है वो लेकर के आम आदमी पार्टी आई थी। अब इन 7 सीटों के बंटवारे में ज़बरदस्त हंगामा होगा। तो वहीं 13 सीट की बात करें तो यहाँ कांग्रेस के पास 7 सीटें हैं, 13 में से 7 सीटें हैं, एक आम आदमी के पास है। तो निश्चित रूप से यहाँ भी कांग्रेस को लीडिंग पार्टनर के रूप में आना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल की 42 सीटों में से टीएमसी के पास अभी 23 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 2 है। और इसके साथ साथ यहाँ एक सबसे बड़ी मजबूरी क्या है कि कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन है। अब अगर ममता बनर्जी इस गठबंधन में आती हैं तो 42 में से 22 तो जीती गई हैं, उनकी जीती हुई सीटें 23। अब क्या होगा? यहाँ जो बाकी के 20 सीट हैं उसमें से ममता बनर्जी को और कितना चाहिए, कांग्रेस को कितना चाहिए और वामपंथियों को कितना चाहिए? ये आकर के मामला यहाँ फिर से उलझ जा रहा है। और इस उलझे हुए मामले को एक बात आप मान के चलिएगा कि कहीं ना कहीं इस पूरे एनडीए वर्सेस इंडिया में नीतीश कुमार की भूमिका सबसे बड़ी है। और नीतीश कुमार की भूमिका से यदि आप इनकार करते हैं, यदि नीतीश कुमार बिदक जाते हैं तो एक को नहीं पूरा कुनबा साफ हो जाएगा और आपका ख्वाब ही रह जाएगा। नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई उनसे डिमांड नहीं करे नीतीश कुमार सरकार कैसे चलाएंगे, मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे नहीं करेंगे, इस पर भी उन पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। और इतना ही नहीं, कांग्रेस को, राष्ट्रीय जनता दल को, वाम दल को ये मिल करके करना होगा कि नीतीश कुमार को कोऑर्डिनेटर बनाइए और प्रधानमंत्री का चेहरा बनाइए। उसके बाद अब देख लीजिए खेल कैसे होता है और भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार कैसे उलट पलट देते हैं, यानी कि बीच मैदान में चित कर देते हैं। आज गेम समझिए में यही विदा लेते हैं। थोड़ा बड़ा जरूर हो गया है लेकिन उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, विषय ही ऐसा था। आपको खुद मज़ा आया होगा। यहाँ तक आपने जब देख लिया तो निश्चित रूप से आप इस पूरे विषय से खुश हैं। अगली बार फिर मिलेंगे, एक नया विषय होगा गेम समझिए में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।